हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आंसर राइटिंग की क्लास जो है स्टार्ट की गई है मेरे द्वारा, जिसमें मैंने कुछ पहले वीडियो अपलोड करवाए हैं, जिसमें आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है, आंसर राइटिंग कैसे की जानी चाहिए, फिर 2 मार्कर्स को लिखने के क्या सही तरीके हो सकते हैं, फिर कुछ 2 मार्कर्स मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बताए थे। इसी तरह से 7 मार्कर्स को सॉल्व करने के तरीके बताए थे और कुछ 7 मार्कर्स जो है यहाँ पर मैंने सॉल्व करके आप लोगों को बताए थे। आज उसी कड़ी में मैं बताने वाला हूं कि 10 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे हम बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले की अगर वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो उनको देख लें, जिससे आपको ऐसे आंसर्स को लिखने की अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको मेंस में जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूं 10 मार्कर्स के बारे में। 10 मार्कर्स को कैसे हम बेहतर तरीके से लिख सकते हैं जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले, आपका सिलेक्शन हो, उस पर चर्चा आज होगी। तो 10 मार्कर्स के लिए जो है जो वर्ड लिमिट होती है वो 200 शब्द की होती है। और तीसरा क्वेश्चन होता है, जैसा कि सभी को मालूम है कि तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो जो क्वेश्चन होता है उसमें जो सब क्वेश्चंस होते हैं वो 10 मार्कर्स होते हैं और उनके लिए जो शब्द सीमा होती है वो 200 होती है। और जो कॉपी मिलती है उसमें 2 पेज जो है दिए रहते हैं। 2 पेज में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होते हैं। इन क्वेश्चंस में जो है अच्छी मार्किंग हो सकती है अगर आप जो है अच्छे एफर्ट्स लगाएं तो 10 में से जो है 6 से 7 नंबर तक लाई जा सकता है ना। मतलब 5 नंबर तो एवरेज रहेगा और अच्छे एफर्ट्स लगाते हैं तो 7 नंबर तक आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाने पर। इससे ऊपर तो जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, आपके जो मैथ्स है, 8 से ऊपर जो है उन्हीं सब्जेक्ट्स में आ सकते हैं जो साइंस मैथ्स के हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें 6 से 7 नंबर आ सकते हैं और 8 भी आ सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा लिखने पर। तो ये है 10 मार्कर्स की हम बात कर रहे हैं। 10 मार्कर्स को कब लिखें, कैसे लिखें, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है वो पारंगत के नाम से, जिसमें 4 जो सब्जेक्ट्स हैं मेरे, सोशियोलॉजी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, उद्यमिता प्रबंध है। इन सब्जेक्ट्स को लेकर के एक सब्जेक्ट को लेकर के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके यूनिट वाइज जो है हम चलेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। एक टॉपिक से जो है कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा निकाल के, और उनका कैसे आंसर लिखना है वो आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊंगा। ठीक है, और इससे जो है आपको अदर सब्जेक्ट में भी फायदा मिल सकता है। आपके जो इनके अलावा सब्जेक्ट्स हैं, इस तरीके को, जो तरीका यहाँ पर मैं बताऊंगा आंसर लिखने का, उस तरीके को आप जो है अन्य विषयों में भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको वहां भी मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट लिख करके कॉपी चेक कराना चाहे तो चेक करा सकता है। चेक करके मैं उसमें जो है अपना इनपुट दूंगा, उसमें क्या सुधार हो सकता है इसके बारे में बताऊंगा, उसमें क्या गलतियां हो रही हैं वो गलतियां बताई जाएंगी। तो ये है प्रोग्राम। अब मैं स्टार्ट करता हूं 10 मार्कर्स को हम कैसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो 10 मार्कर्स में जो है 7 मार्कर्स की अपेक्षा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मतलब जैसे मैंने 7 मार्कर्स में बताया था कि इसमें ज्यादा इनपुट में कम आउटपुट मिलता है ना। 2 मार्कर्स में कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिलता है, लेकिन 7 मार्कर्स उल्टा है, इसमें ज्यादा इनपुट करेंगे तो आउटपुट कम मिलेगा क्योंकि उसमें मार्क्स कम मिलते हैं। लेकिन 10 मार्क्स में जो है 7 मार्क्स की अपेक्षा ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। 7 मार्क्स में 3-4 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 6, 7, 8 नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप प्रॉपर आंसर अपना लिख रहे हैं।
तो इसमें मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। हालांकि सभी में मेहनत करना है, सभी में एक अच्छे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए। ये आंसर का लिखने का सही क्रम मैंने जो है पिछले वीडियो में बताया था, 7 मार्कर्स में बताया था, और यहां पर भी ये मैं तरीका बता रहा हूं, क्रम बता रहा हूं कैसे हमें क्रम रखना है। सबसे पहले जो है 2 मार्कर्स लिखना है, 2 मार्कर्स के बाद फिर 10 मार्कर्स आपको लिख देना है, उठा लिखना है, और इसके बाद लास्ट में आपको 7 मार्कर्स लिखना है। उसका रीजन यही है कि इनमें जो है 2 मार्कर 7 मार्कर जो होते हैं, इनमें अच्छे एफर्ट्स अगर हम लगाते हैं तो मार्किंग अच्छी होती है, इसलिए इनको पहले लिखना जरूरी है। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ 10 मार्कर्स जो है आपसे नहीं बन रहे हैं, है ना, 5 10 मार्कर्स यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं, और ये अथवा में रहते हैं, है ना, इन 10 रहते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा फिर उसका अथवा रहेगा, दूसरा क्वेश्चन रहेगा उसका अथवा रहेगा, तीसरा क्वेश्चन रहेगा उसका अथवा रहेगा, चौथा क्वेश्चन उसका अथवा, पांचवा क्वेश्चन उसका अथवा। इस तरीके से ये क्वेश्चंस रहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्कर्स जो है आपको अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है तो आप उसको बाद में लिखें, है ना। बीच में आप उठा लें 7 मार्कर्स, 7 मार्कर्स जो आपको अच्छे आ रहे हैं उनको लिख लो, लास्ट में जो है 10 मार्कर्स लिख लो, और लास्ट में एकदम लास्ट में जो 7 मार्कर्स आपको नहीं आ रहे हैं उनको लिख करके आ जाओ, ऐसा। यानी सबसे पहले 2 मार्कर्स, फिर जो 10 मार्कर्स आपको आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करें, इसके बाद जो 7 मार्कर्स आपको आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करें, बाद में 10 मार्कर्स जो आपको नहीं आ रहे वो करें, और सबसे बाद में जो है 7 मार्कर्स, वो 7 मार्कर जो आपको नहीं आ रहे उनको अटेम्प्ट करना है। 2 मार्कर्स में जो है आपको अगर नहीं वो आ रहे हैं तो उनको जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत उसके बारे में कुछ पता है तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं पता है अगर 2 मार्कर्स के बारे में तो उसको आपको छोड़ना बेहतर होगा। 10 मार्कर्स 7 मार्कर्स में ऐसा रहता है कि थोड़ा बहुत उसकी जानकारी हमें रहती है, तो बाद में जो है उसकी थोड़ा थोड़ा जानकारी देके आ जाए, कोई डायग्राम भी बना दें, चार्ट बना दें, फ्लो चार्ट बना दें, तो उसके आधार पर कुछ नंबर आपको मिल सकते हैं। इनको पूरी तरीके से छोड़ना सही नहीं होता है। हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो फिर मजबूरी है, बिल्कुल भी नहीं पता है उसके बारे में तो फिर मजबूरी है। हालांकि ऐसा कम होता है, आपने अच्छे से पढ़ा है, पूरा सिलेबस तैयार किया है, तो 7 मार्कर्स 10 मार्कर्स जो आएंगे उनमें से कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी होगी, इसलिए जो है उसमें थोड़ा बहुत जानकारी आप उसमें लिख सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहे हैं, जो भी जानकारी आपको आ रही है उससे संबंधित थोड़ा बहुत उसको ही लिखें, गैर जरूरी आपको नहीं लिखना। वो टाइम आप जो है दूसरे जो क्वेश्चंस हैं वहां पर अगर देंगे तो आपको वहां पर अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। 10 मार्कर्स जो है, मान लीजिए 2 10 मार्कर्स आपको नहीं आ रहे हैं, 3 10 मार्कर्स आ रहे हैं, तो 2 10 मार्कर्स में थोड़ा थोड़ा समय दो, बाकी समय जो है आप 3 जो 10 मार्कर्स उसमें देंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, 8-8 नंबर भी मिल सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर जो आपको नहीं आ रहे हैं 2 क्वेश्चन तो वहां पर कवर हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा जानकारी तो आपको देना पड़ेगी। तो ये है 10 मार्कर्स में क्या है कि अथवा में रहते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए जो है हमें क्वेश्चन की हेडिंग देना जरूरी होती है, क्योंकि उसको कभी कभी पता नहीं चल पाता है कि इसने कौन सा क्वेश्चन लिखा है, 10 मार्कर्स ऊपर का लिखा है कि अथवा वाला लिखा है, तो इसलिए हमें जो है यहाँ पर हेडिंग देना जरूरी होती है। 2 मार्कर्स 7 मार्कर्स यहाँ पर जो हेडिंग देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें अथवा नहीं होता है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके सीधे ही आपको उसके नीचे जस्ट आंसर लिखना, एक ही क्वेश्चन है। 10 मार्कर्स में चूंकि 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, अथवा में रहता है, तो कभी कभी क्या है एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पता चला उन्होंने दे दिए, आपने हेडिंग नहीं लिखी तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन इसने लिखा है, किसका आंसर लिखा है ना। तो 10 मार्कर्स की क्वेश्चंस की हेडिंग लिखना जरूरी है, क्योंकि वो अथवा में दिए रहते हैं। 10 मार्कर्स में प्रभावी प्रस्तावना लिखना जरूरी है, प्रभावी प्रस्तावना लिखना जरूरी है, 3 से 4 लाइन की प्रस्तावना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने 7 मार्कर्स में बताया था कि 7 मार्कर्स में जो प्रस्तावना होती है वो 2 लाइन में होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर प्रस्तावना थोड़ा सा ज्यादा हम लिख सकते हैं, 3 से 4 लाइन में लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा तो 5 लाइन, बस इससे ज्यादा आपको प्रस्तावना नहीं लिखना, लेकिन बहुत प्रभावी प्रस्तावना होना चाहिए, जिससे जो है वो
पढ़े तो उसको अच्छा लगे, और यानी फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो। लास्ट में फिर कंक्लूजन भी लिखा जाता है इसमें, वो भी 3-4 लाइन का होना चाहिए, वो भी इंप्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन पढ़ने के बाद जो है वो मार्क्स देता है। पहले प्रस्तावना पढ़ेगा, फिर बीच का जो मैटर रहेगा वो पढ़ेगा, जो लगभग कॉमन ही होता है, और लास्ट में कंक्लूजन या निष्कर्ष पढ़ेगा। निष्कर्ष पढ़ने के बाद ही वो नंबर देता है, तो उसका दिल खुश हो जाए कि यार नहीं इसने अच्छा लिखा, तो उस आधार पर नंबर दे देगा, है ना। तो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन दोनों जो है काफी प्रभावी इसमें होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़े नहीं होना चाहिए। अगर आप ये बड़े लिखेंगे तो आपका बीच का जो कंटेंट है, जो मेन कंटेंट है, वो कम हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखा जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर में जैसे पूछा है लक्षण लिखिए, गुण दोष लिखिए, विशेषताएं लिखिए, है ना, उपयोगिता लिखिए, महत्व लिखिए, तो उसमें लिखते हैं कि इसके गुण दोष या गुण निम्नलिखित हैं, विशेषताएं निम्नलिखित हैं, लक्षण निम्नलिखित हैं, ऐसे टर्म लिखते हैं। तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो। हम सीधी क्या करते हैं, जैसे हमने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर अर्थ लिखा, और फिर उसकी हेडिंग लिख देते हैं, विशेषताएं, और विशेषताएं लिख करके उसके नीचे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक लाइन हमें खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। आंसर्स में विशेषताएं, लक्षण, गुण निम्नलिखित हैं, ऐसा सेंटेंस आपको नहीं लिखना है। हेडिंग लिख करके उसके नीचे आपको जो है स्टार्ट कर देना है। विशेषता, गुण, दोष जो पूछा गया उसकी हेडिंग लिखना है। आंसर्स में पॉइंट्स ना लिख करके हेडिंग आपको लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। जैसे मैंने बताया था 7 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें पॉइंट से लिखना है, उसमें हेडिंग नहीं लिख सकते। हेडिंग क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हेडिंग लिखेंगे उसको डिस्क्राइब करेंगे तो आपके 2-3 हेडिंग आ पाएंगे, जबकि 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें कम से कम 6 से 7 पॉइंट तो आपको लिखना है, तो वहां पर पॉइंट लिखें, हेडिंग नहीं लिखें, और पॉइंट भी छोटे छोटे बनाएं 7 मार्कर्स में, ताकि जो है 7 पॉइंट आपको वहां पर आ जाए। ऐसे ही 10 मार्कर्स में पॉइंट नहीं लिखना है, हेडिंग लिखना है। जैसे विशेषताएं पूछी तो विशेषता की हेडिंग आ जाएगी, फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स आएंगी, और उन हेडिंग्स को जो है अंडरलाइन कर देना है, और उसको बहुत संक्षेप में डिस्क्राइब करना है ना। जो भी हेडिंग आपने लिखी है विशेषता की या लक्षण की या गुण की या दोष की, उस हेडिंग को जो है आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है, और डिस्क्राइब जो आपने किया है उसमें जो मेन वर्ड बीच में आता है उसको आपको अंडरलाइन करना है ना। हेडिंग का डिस्क्रिप्शन छोटा करें ताकि हेडिंग ज्यादा हो पाए। आप हेडिंग का डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा लिखेंगे तो आपकी कम हेडिंग आ पाएंगी, कम हेडिंग आएंगी मतलब कम मार्क्स मिलेंगे, है ना। ज्यादा पॉइंट, ज्यादा हेडिंग, ज्यादा नंबर, ये आपको समझ लेना है। कम आप पॉइंट लिख रहे हैं, कम हेडिंग लिख रहे हैं तो आपको नंबर कम मिलेंगे। तो ज्यादा हेडिंग आप कब लिख पाएंगे, जब डिस्क्रिप्शन छोटा होगा। 8 से 10 हेडिंग तो आपको लिखना ही लिखना है, उनका छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन लिखना है। 8 से 10 हेडिंग 10 नंबर में आपको लिखना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन का मेन जो वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन का मैंने बताया था तरीका कि अंडरलाइन आपको बहुत ज्यादा नहीं करना, एक बार बस। जैसे ये है आवश्यक, है ना, हालांकि आवश्यक को अंडरलाइन नहीं किया जाता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर इसको अंडरलाइन करना हो तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करना है, ऐसे 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 बार बार। एक तो समय खराब होता है, बार बार आप कर रहे हैं। दूसरा, इसे पहचान चिन्ह के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। इसको मैंने 7 मार्कर्स जब समझाया था तो वहां पर भी बताया। तो मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। 10 मार्कर्स में 8 से 10 हेडिंग आपको लिखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इतना नहीं लिखेंगे, मतलब जरूरी मतलब अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छे मार्क्स अगर आपको लाना है, प्राप्त करना है, तो 8 से 10 हेडिंग आपको लिखना है, उनको डिस्क्राइब करना है शॉर्ट में। हाँ, एक चीज इसमें ध्यान रखी जाती है, अगर मान लीजिए 10 हेडिंग नहीं आ पा रही है डिस्क्रिप्शन सहित, तो आप फिर क्या करेंगे, 8 हेडिंग लिख देंगे डिस्क्रिप्शन सहित, तो 2 जो है हेडिंग बिना डिस्क्रिप्शन के लिख के आ जाए। फिर बाद में कंक्लूजन भी आपको लिखना है, क्योंकि 2 पेज आपको मिलेंगे, उस हिसाब से आपको स्पेस बना के रखना है। पता चला कि आपने 10 हेडिंग तो लिख दी, डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन स्पेस ही नहीं बचा, फिर आप कंक्लूजन कहां लिखेंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि डिस्क्रिप्शन ज्यादा, हेडिंग ज्यादा हो रही है, हम डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे सभी हेडिंग्स को, तो 8 हेडिंग
लिख करके उनको डिस्क्राइब कर दो और 2 हेडिंग जो है उनको बिना डिस्क्रिप्शन के लिख दो और इसके बाद फिर जो है कंक्लूजन आपको 3 से 4 लाइन में लिख देना है। तो ये इस तरीके से बेहतर तरीका हो सकता है। अब 10 मार्कर्स जो होते हैं उनको इंप्रेसिव बनाने के लिए, उनको प्रभावी बनाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो है कुछ क्रिएटिव काम करना होता है, क्रिएटिविटी जरूरी होती है। हर 5 के 5 जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है, क्रिएटिव वर्क करना है। उसमें क्या क्या हो सकता है, वो प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से हो सकता है ना। प्रत्येक 10 मार्कर्स के आंसर में कुछ क्रिएटिव वर्क करना आवश्यक होता है। ये वर्क जो होता है वो प्रश्न की प्रकृति के अकॉर्डिंग होता है। हर प्रश्न में मैप नहीं बना सकते, हर प्रश्न में डायग्राम नहीं बना सकते, हर प्रश्न में ग्राफ नहीं बना सकते, हर प्रश्न में चार्ट नहीं बना सकते, टेबल नहीं बना सकते। प्रश्न की प्रकृति क्या है उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये सारी चीजें की जाती हैं। उसमें डायग्राम है, चार्ट है, मैप है, ग्राफ है, पाई चार्ट है, ये सारी चीजें जो है प्रश्न की प्रकृति के अकॉर्डिंग होती है। जैसे किसी में योगदान हम लिखते हैं तो उसमें पाई चार्ट बनता है। जैसे हमने जीडीपी में तीनों क्षेत्रों का योगदान, तो उसमें क्या बनेगा, उसमें जो पाई चार्ट बनेगा। तो वृद्धि हमें दर्शाना है तो उसमें ग्राफ बनेगा, है ना। डायग्राम तो खैर हर जगह भी बन सकता है, चार्ट हर जगह नहीं बनता है, हमें 2-3 चीजें उसके अंतर्गत बताना है, उसके प्रकार बताना है, तो चार्ट के माध्यम से हम बताते हैं। तो ये है प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से जो है आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, इसको पेपर के आपका जो पेज है, कॉपी का जो पेज है, उसके बीचों बीच नहीं करना है, साइड में करना है, दाहिनी ओर। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला कॉपी का जो दाहिना हिस्सा है, राइट वाला जो हिस्सा है, उसमें जो है ये क्रिएटिव वर्क करना है। क्योंकि आप बीचों बीच अगर कर देंगे तो उससे क्या होगा, बीचों बीच करने से जो है स्पेस चला जाएगा पूरा पूरा। इससे जो है आपका आंसर, आपका कंटेंट कम हो जाएगा। जब एग्जामिनर को कंटेंट कम दिखता है तो फिर उसको वो मार्क्स कम देता है। तो वही चीज में लिखी हुई आंसर में चार्ट, क्रिएटिव जो वर्क है, क्रिएटिव वर्क है, पेज के बीचों बीच ना करके दाहिनी ओर करें, जिससे स्पेस का यूटिलाइजेशन सही ढंग से हो सके। आंसर में कोई भी अगर आंकड़ा आप लिख रहे हैं तो उसके ब्रैकेट में जो है कोई प्रमाणित स्रोत बताना है ना। कोई भी डेटा आपने लिखा हुआ है तो वो आपको सोर्स बताना। जैसे आपने कोई अर्थव्यवस्था में कोई आंकड़ा लिखा तो उसमें मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, भारत की आर्थिक समीक्षा 2025-26, इस तरह से बजट 2026-27, इस तरह से आपको लिखना है। या भारत 2026 या 27, मध्य प्रदेश शासन की डायरी 2026, इस तरीके से जो है आपको उसमें ब्रैकेट में लिख देना है, ताकि एक चेक करने वाला ये समझे कि इसने जो है किसी प्रामाणिक सोर्स से डेटा लिखा हुआ है, इसलिए लिखना जरूरी होता है। तो ये है इसके तौर तरीके। इसके बाद मैंने आगे बताए हैं कि किस तरीके से जो है 10 मार्कर्स पूछे जाते हैं, उसकी क्या प्रकृति होती है, उसके क्या प्रकार होते हैं, है ना। 10 मार्कर्स से, है ना, 10 मार्कर्स कि क्वेश्चंस की प्रकृति जो है यहां पर लिखी हुई है। इसमें ऐसा आता है कि जैसे परिवार की समाजशास्त्री व्याख्या कीजिए ना, तो व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, विवरण दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, स्पष्ट कीजिए, चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो है 10 मार्कर्स में आते हैं। विश्लेषण कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ना। इसको अलग से हम इस पर चर्चा करेंगे कि विश्लेषण में क्या लिखते हैं, वर्णन में क्या लिखते हैं। विवेचना भी आती है, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, ऐसा भी आता है ना। विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, विवरण दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, विश्लेषण कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, महत्व बताइए, भूमिका, महत्व, उपयोगिता, प्रासंगिकता, है ना। उसमें उपयोगिता, प्रासंगिकता, ये गुण दोष लिखिए। इस तरीके से पूछा तो कोई कथन भी आ जाता है,
किसी विचारक का कथन भी जो है पूछ लेते हैं। किसी विचारक के कथन की व्याख्या भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से तरीके हैं। ये आप अगर इनको फॉलो करेंगे, इस तरह से लिखेंगे अगर आप, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है जुड़े रहें। आप सभी के दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।